जय हिंद दोस्तों, क्रेजी स्टडी हब में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को डिस्कस कर रहे हैं और इस सीरीज में हमारा आज का टॉपिक है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से रिलेटेड प्रश्न यूपीएससी, एसएससी, रेलवे और स्टेट लेवल के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, इसलिए यह वीडियो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अंतर्गत मानवाधिकार से तात्पर्य, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का निष्कासन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य एवं शक्तियां, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सीमाएं, राष्ट्रीय मानवाधिकार संशोधन अधिनियम 2006 एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार संशोधन अधिनियम 2019 के विषय में जानेंगे और लास्ट में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का सेट लगाएंगे। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाले और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शीघ्र प्राप्त हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर मानवाधिकार है क्या और कौन कौन से हैं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा के अनुसार ये अधिकार जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, भाषा, धर्म या किसी अन्य आधार पर भेदभाव किए बिना सभी को प्राप्त होना चाहिए। मानवाधिकार में मुख्यतः जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, गुलामी और यातना से मुक्ति का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और काम एवं शिक्षा का अधिकार शामिल है। कोई भी व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के इन अधिकारों को प्राप्त करने का हकदार होता है। अब हम मानवाधिकारों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के विषय में जान लेते हैं। देखिए, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यानी कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यानी कि यूडीएचआर एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज है, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में अपनाया गया था। मानव अधिकारों के इतिहास में ये बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा है, क्योंकि इसके द्वारा ही पहली बार मानव अधिकारों को सुरक्षित रखने का प्रयास किया गया था। देखिए, ह्यूमन राइट्स के विषय में पहली बार प्रयास 10 दिसंबर 1948 में किया गया था। इसलिए हर साल 10 दिसंबर को यूडीएचआर की सालगिरह के रूप में मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 1991 में पेरिस में हुई संयुक्त राष्ट्र की बैठक में मानवाधिकार सिद्धांतों का एक समूह तैयार किया, जिसे पेरिस सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। पेरिस सिद्धांत ही आगे चलकर राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं की स्थापना और संचालन की नींव साबित हुए। इन्हीं अधिकारों का अनुसरण करते हुए भारत में मानवाधिकारों में अधिक जवाबदेही और मजबूती लाने के उद्देश्य से मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 लाया गया। यह अधिनियम सभी राज्यों को भी राज्य मानवाधिकार आयोग बनाने का अधिकार देता है। अब हम संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के विषय में जान लेते हैं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन 15 मार्च 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के स्थान पर किया गया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद एक अंतर सरकारी निकाय है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कुल 47 सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, जिसमें से 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का उद्देश्य मानवाधिकारों के संवर्धन एवं संरक्षण को बढ़ावा देना है। अब हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन के विषय में जान लेते हैं। देखिए, भारत में मानवाधिकार आयोग की स्थापना के लिए मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 को पारित किया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में की गई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वायत्त शासी सांविधिक संस्था है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष श्री रंगनाथ मिश्र थे, जिनका कार्यकाल सन 1993 से लेकर सन 1996 तक रहा।
इसके अलावा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को संविधान द्वारा अभिनिश्चित और अंतर्राष्ट्रीय संधियों से निर्मित व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षक माना जाता है। अब हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना के विषय में जान लेते हैं। देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें 6 पूर्णकालिक सदस्य और 7 पदेन सदस्य शामिल होते हैं। इस आयोग में एक अध्यक्ष होता है जो सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश या फिर सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है। इस आयोग में एक अन्य सदस्य सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत या फिर सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। इस आयोग में एक सदस्य हाई कोर्ट का कार्यरत या फिर सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। इसके अलावा इस आयोग में 3 अन्य सदस्य ऐसे शामिल किए जाते हैं जिनको मानवाधिकार से संबंधित जानकारी अथवा अनुभव रखते हो और उनमें कम से कम एक महिला हो। देखिए, मानवाधिकार आयोग के ये सभी सदस्य पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। इसके अलावा मानवाधिकार आयोग में 7 पदेन सदस्य शामिल किए जाते हैं जिनमें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति का अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का अध्यक्ष और विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त को सदस्य के रूप में मानवाधिकार आयोग में शामिल किया जाता है। अब हम एक स्लाइड में मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की योग्यता के विषय में जान लेते हैं। देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में उस व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है जो सुप्रीम कोर्ट का या तो सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो या फिर सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अन्य सदस्यों की योग्यता के विषय में बात की जाए तो इन सदस्यों को एक ही राज्य में कार्यरत या फिर सेवानिवृत्त हाई कोर्ट के न्यायाधीश या फिर जिला न्यायाधीश के रूप में कम से कम 7 साल के अनुभव के साथ एक जिला न्यायाधीश और मानव अधिकारों के संबंध में ज्ञान या फिर व्यवहारिक अनुभव रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। इसके अतिरिक्त भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश या फिर हाई कोर्ट के किसी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में हो सकती है। अब हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति एवं कार्यकाल के विषय में जान लेते हैं। देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो चलिए अब हम उस समिति के विषय में जान लेते हैं जिसकी सिफारिश पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। देखिए, इस समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। इसके अलावा इस समिति के अन्य सदस्य के रूप में लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति, केंद्रीय गृह मंत्री, लोकसभा का विपक्ष का नेता और राज्यसभा का विपक्ष का नेता शामिल किए जाते हैं। अब हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों के कार्यकाल के विषय में जान लेते हैं। देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष की आयु तक होता है, इनमें से जो भी पहले हो। इसके अलावा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। अब हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों के निष्कासन के विषय में जान लेते हैं। देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य स्वेच्छा से राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र देकर अपना पद त्याग सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को निम्नलिखित कारणों से राष्ट्रपति द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है, जैसे कि दिवालिया घोषित होने पर, शारीरिक या फिर मानसिक अक्षमता के आरोप में, अपने कार्यालय के कर्तव्यों के बाहर किसी भी भुगतान वाले रोजगार में संलग्न होने पर। इसके अलावा दुर्व्यवहार या फिर अक्षमता के आरोप में, अपने पद का दुरुपयोग करने पर और सक्षम न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए दोषी घोषित होने पर या फिर किसी अपराध के लिए सजा सुनाई गई हो। देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को इन सभी आरोपों पर तभी हटाया जाता है जब सुप्रीम कोर्ट इन आरोपों की जांच करता है और वह इन आरोपों को सही पाता है, तब सुप्रीम कोर्ट की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा आयोग के सदस्यों को उनके पद से हटाया जा सकता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की जांच के दौरान आयोग के सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा अस्थायी तौर पर निष्कासित किया जा सकता है।
अब हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य एवं शक्तियों के विषय में जान लेते हैं। देखिए, मानवाधिकार के उल्लंघन से संबंधित कोई भी मामला यदि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संज्ञान में आता है या फिर शिकायत के माध्यम से लाया जाता है तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को उसकी जांच करने का अधिकार है। मानवाधिकार आयोग के पास मानवाधिकार के उल्लंघन से संबंधित सभी न्यायिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार है। मानवाधिकार आयोग किसी भी जेल का दौरा कर सकता है और जेल में बंद कैदियों की स्थिति का निरीक्षण कर सकता है एवं उसमें सुधार के लिए सुझाव भी दे सकता है। इसके अलावा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग संविधान या फिर किसी अन्य कानून द्वारा मानवाधिकारों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों की समीक्षा कर सकता है और उसमें बदलावों की सिफारिश भी कर सकता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान का कार्य भी करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग प्रकाशनों, मीडिया, सेमिनारों और अन्य माध्यमों से समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानवाधिकारों से जुड़ी जानकारी का प्रचार करता है और लोगों को इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्राप्त उपायों के प्रति भी जागरूक करता है। इसके अलावा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास दीवानी अदालत की शक्तियां हैं और ये अंतरिम राहत भी प्रदान कर सकता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास मुआवजे और हर्जाने के भुगतान की सिफारिश करने का अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग राज्य तथा केंद्र सरकारों को मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने की सिफारिश भी कर सकता है। इसके अलावा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपनी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है, जिसे संसद के दोनों सदनों में रखा जाता है। अब हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सीमाओं के विषय में जान लेते हैं। देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास मामलों की जांच करने के लिए कोई विशेष तंत्र नहीं है। अधिकतर मामलों में ये संबंधित सरकार को मामले की जांच करने का आदेश देता है। इसके अलावा पीड़ित पक्ष को व्यवहारिक न्याय देने में असमर्थ होने के कारण भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी ने इसे इंडियाज टीजिंग इल्यूजन की संज्ञा दी है। कई बार धन की अपर्याप्तता भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यों में बाधा डालती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग उन शिकायतों की जांच नहीं कर सकता जो घटना होने के 1 साल बाद दर्ज कराई जाती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास किसी भी मामले के संबंध में मात्र सिफारिश करने का अधिकार है। वो किसी को निर्णय लागू करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। अक्सर सरकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सिफारिशों को या तो पूरी तरह से खारिज कर देती है या फिर उन्हें आंशिक रूप से ही लागू किया जाता है। राज्य मानवाधिकार आयोग केंद्र सरकार से किसी भी प्रकार की सूचना नहीं मांग सकते, जिसका सीधा सा अर्थ है कि उन्हें केंद्र के तहत आने वाले सशस्त्र बलों की जांच करने से रोका जाता है। केंद्रीय सशस्त्र बलों के संदर्भ में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की शक्तियों को भी काफी सीमित कर दिया गया है। अब हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग संशोधन अधिनियम 2006 के विषय में जान लेते हैं। देखिए, इस संशोधन द्वारा राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए पात्रता शर्त में परिवर्तन किया गया। मानवाधिकार आयोग के पास उपलब्ध जांच तंत्र को मजबूत करने संबंधी प्रावधान किए गए। इस संशोधन के अंतर्गत अब आयोग जांच के दौरान भी मुआवजे आदि के दावों की सिफारिश करने के लिए सशक्त बनाया गया। गवाहों के साक्ष्य दर्ज करने की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाया गया। इसके अलावा इस संशोधन के बाद अब राज्य सरकारों को सूचित किए बिना भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को जेलों का दौरा करने का अधिकार दिया गया। संबंधित राज्य मानवाधिकार आयोग को प्राप्त शिकायतों को स्थानांतरित करने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को सक्षम बनाया गया, यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार से संबंधित किसी मामले को राज्य मानवाधिकार आयोग से अपने पास स्थानांतरित करवा सकता है। इसके अलावा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को अपने इस्तीफे राष्ट्रपति को और राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को अपने इस्तीफे संबंधित राज्य के राज्यपाल को लिखित रूप में देने का प्रावधान किया गया है। अब हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग संशोधन अधिनियम 2019 के विषय में जान लेते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत अब भारत के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त किसी ऐसे व्यक्ति को भी अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया जा सकता है
जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश रह चुका हो। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की संख्या 2 से बढ़ाकर 3 कर दी गई, जिसमें एक महिला सदस्य भी होगी। राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्षों और सदस्यों के कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष से कम करके 3 वर्ष कर दिया गया और उन्हें पुनर्नियुक्ति का पात्र बना दिया गया। इस नए प्रावधान में आयोग के सदस्यों के रूप में अब पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष और दिव्यांगजनों संबंधी मुख्य आयुक्त को भी सदस्यों के रूप में शामिल किया जाएगा। अब हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अन्य महत्वपूर्ण विषयों के बारे में जान लेते हैं। देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को मानवाधिकार के संरक्षण के अलावा भी और भी कई महत्वपूर्ण विषय हैं, जैसे कि बाल श्रम की समाप्ति, यौन हिंसा का उन्मूलन, वृंदावन परित्यक्त महिलाओं का पुनर्वास, कार्यस्थलों पर महिला यौन हिंसा को रोकना, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार, मानवाधिकार से संबंधित संगठनों को प्रोत्साहित करना। इसके अलावा प्राकृतिक त्रासदी से प्रभावित लोगों को संरक्षण देना, शरणार्थियों की समस्याओं का निदान करना, शिक्षा प्रणाली, साक्षरता और जागरूकता को प्रोत्साहित करना, HIV से ग्रसित व्यक्तियों को संरक्षण देना, दुर्व्यापार गतिविधियों पर अंकुश लगाना, मानव संसाधनों का संरक्षण करना, दलित एवं अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की रक्षा करना और बंधुआ मजदूरी और श्रम शोषण का अंत करना। दोस्तों, यहाँ पर हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के अंतर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से रिलेटेड थ्योरी सेक्शन समाप्त होता है। दोस्तों, आप निश्चिंत रहें, एग्जाम में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो चलिए अब हम इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का सेट लगाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है ए रंगनाथ मिश्र, बी AS आनंद, सी KG बालकृष्णन, डी S राजेंद्र बाबू। सही जवाब है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ मिश्र थे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहां पर स्थित है? आपके ऑप्शन है ए नागपुर में, बी हैदराबाद में, सी दिल्ली में, डी कोलकाता में। सही जवाब है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किसके अनुरूप किया गया है? आपके ऑप्शन है ए जर्मनी सिद्धांत, बी पेरिस सिद्धांत, सी बर्नी सिद्धांत, डी वॉशिंगटन सिद्धांत। सही जवाब है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप किया गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए गठित समिति में शामिल नहीं होता? आपके ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी लोकसभा का विपक्ष का नेता। सही जवाब है ऑप्शन ए, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए गठित समिति में शामिल नहीं होता। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य नहीं होता? आपके ऑप्शन है ए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, बी राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष, सी राष्ट्रीय सूचना आयोग का अध्यक्ष, डी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष। सही जवाब है ऑप्शन सी, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय सूचना आयोग का अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य नहीं होता। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय मानवाधिकार आयोग से संबंधित नहीं है? आपके ऑप्शन है ए मानव का अवैध व्यापार, बी समलैंगिक अधिकार, सी बाल अधिकार से संबंधित मुद्दे, डी वित्तीय मामलों से संबंधित मुद्दे। सही जवाब है ऑप्शन डी, निम्नलिखित में से वित्तीय मामलों से संबंधित मुद्दे मानवाधिकार आयोग से संबंधित नहीं है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितनी अवधि पूर्ण होने पर मानवाधिकार आयोग मामले की जांच नहीं कर सकता? आपके ऑप्शन है ए 1 माह, बी 3 माह, सी 6 माह, डी 1 वर्ष। सही जवाब है ऑप्शन डी, 1 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर
मानवाधिकार आयोग मामले की जांच नहीं कर सकता। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 1 अक्टूबर को, बी 10 नवंबर को, सी 1 दिसंबर को, डी 10 दिसंबर को। सही जवाब है ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब की गई थी? आपके ऑप्शन है ए वर्ष 2004 में, बी वर्ष 2005 में, सी वर्ष 2006 में, डी वर्ष 2007 में। सही जवाब है ऑप्शन सी, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना वर्ष 2006 में की गई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? आपके ऑप्शन है ए 45 सदस्य, बी 46 सदस्य, सी 47 सदस्य, डी 48 सदस्य। सही जवाब है ऑप्शन सी, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कुल 47 सदस्य होते हैं।